नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस स्कोर मोड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6। प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक की वीडियो पहले रिलीज़ की जा चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक एक करके सारा वीडियो देखिए। और हाँ, इन सारे वीडियोज़ के क्विज़ करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने मान्यता दी? देखिए, दोहरे शासन की पद्धति कहने का मतलब कि ब्रिटिश शासन भी हमसे टैक्स लेते थी और ये बंगाल में जो शासन चलता था जिस नवाब का, वो भी हमसे टैक्स लेते थे। इसको बोलते हैं हम लोग दोहरा शासन। तो ये कब से स्टार्ट हो गया? तो ये स्टार्ट हुआ शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि की गई। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, जो एक मुग़ल बादशाह थे, इनके बीच में हुई थी। और बात करते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। वह संधि बक्सर युद्ध के पश्चात अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के द्वारा की गई थी और इसको इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहते हैं। निजामुद्दौला के बारे में बात करें तो बंगाल का नवाब जब मीर जाफ़र को बनाया गया था तो इन्हें अयोग्य घोषित कर इनके दामाद को, यानी कि मीर कासिम को, वहाँ का नवाब बनाया गया। और मीर कासिम को ही बाद में हटा करके फिर दोबारा 1563 ईस्वी में मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बनाया गया। और 2 वर्षों बाद, यानी कि 1765 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनके पुत्र, जो एक नवयुवक था, नवयुवक का अवयस्क था, जिसका नाम था निजामुद्दौला, जिसको शासक बनाया जाता है और बाद में उसको अयोग्य घोषित करार के ब्रिटेन के जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया था। बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा आप लोग। ये हुई हमारी पृथ्वी, ये होता है हमारा भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये मकर रेखा। यदि सूर्य इस भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है तो इसको बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, और नीचे चमकता है तो इसको बोलते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। जब सूर्य मई जून के महीने में उत्तरायण होता है, उस समय इस उत्तरी ध्रुव के आसपास पड़ने वाले नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन इत्यादि देशों में सूर्य से आ रही जो किरणें हैं, सूर्य चूँकि इसी 23-23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बीच में हमेशा चमकते रहता है, तो इससे पड़ने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होकर इस तरह से निकल जाती हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है, रात्रि के समय भी ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की किरणें अभी भी आ रही हैं। इसलिए कहा जाता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश कभी कभी आता है, जो हम लोग कहते हैं कि इसको नॉर्वे को, चूँकि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन ये सारे स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ हैं जो इधर उत्तरी ध्रुव के पास में पड़ते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ लाइनें हैं जिनके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी मैंने जिक्र किया था उसका। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे। उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकारी हस्तक्षेप कम कर दिया जाए और बाज़ार में ज़्यादा पैसे आए, इसके लिए बाज़ार पर निर्भरता बढ़ाई जाए, यानी व्यापारियों पे निर्भरता बढ़ाई जाए। उसी को बोलते हैं हम लोग आर्थिक उदारीकरण। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत है वो 1984-85 में खास करके रही और व्यापक स्तर पर यह 1991 से शुरू हुई। जब औद्योगिक लाइसेंस की नीति में वास्तविक बदलाव किए गए, तब जाके आर्थिक उदारीकरण इंडिया में शुरू हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान बताया गया है? देखिए, ये प्रावधान दिया गया है 10वीं अनुसूची में। दल बदल के कानून किसमें बताया गया है? 10वीं अनुसूची में। बात करते हैं हम लोग पहले दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, इन सब के बारे में दूसरी अनुसूची में बात की गई है। 5वीं अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। 8वीं अनुसूची में
भाषाओं के बारे में बात की गई है। आपको अब बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि भारत के 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित धाराओं में कौन सी एक गल्फ स्ट्रीम में अभिसरण करती है। देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो गर्म जलधारा है, और गर्म जलधारा की जब बात करते हैं तो लेब्राडोर जो है वो उसके समांतर है। ठीक है, लेब्राडोर जलधारा भी गर्म जलधारा है। बात करते हैं बेंगुएला जलधारा की, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है और ये ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक धारा जो है इसमें फॉकलैंड की धारा जो है वो मुख्य है और ये ठंडी जलधारा है। क्यूरेसियो धारा की बात करें तो ये जापान का निकट गर्म जलधारा है, लेकिन लेब्राडोर जो है उसका संबंध गल्फ स्ट्रीम के जैसा ही है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने बहुत पहले से जान रखा है। आपको याद होगा 2-4 साल पहले एक मूवी आई थी रईस, शाहरुख खान की। आप लोग शाहरुख खान के फ़ैन इंसान हैं, तो शाहरुख खान की मूवी आई थी रईस, उसमें गुजरात में बारे में बताया था कि वो ड्राई स्टेट है, वहाँ पे दारू नहीं बिकता है, तो वो लोग कैसे कैसे व्यापार कर रहे थे समुद्र के रास्ते। तो उसमें बहुत बात जिक्र आया है कि गुजरात में तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो आज हम लोग जानेंगे गुजरात की आखिर तट रेखा कितनी लंबी है। तो ये है लंबाई इसकी 1214.7 किलोमीटर लंबी है गुजरात की तट रेखा, यानी समुद्री तट रेखा। और ये पूरे इंडिया में सबसे लंबी किसी भी राज्य की तट रेखा है। और गुजरात राज्य के जो तट रेखा है इसको हम लोग कहते हैं काठियावाड़। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश देखिए पड़ेगा हमारा यहाँ पे विशाखापत्तनम पोर्ट सबसे बड़ा है, और इसको पूर्वी सरकार घाट भी बोलती है। पूर्वी घाट में आता है, और ये पश्चिमी घाट में हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा, और इधर गोवा आता है, इधर में गुजरात, ये तो पश्चिमी घाट से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, और नीचे में केरला आता है। तमिलनाडु यहाँ पड़ेगा, और ये अपना हो गया आंध्र प्रदेश, बीच में तेलंगाना इधर पड़ जाता है। क्योंकि आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बात है हमारे आंध्र प्रदेश के कोस्टल बाउंड्री की, तो ये 970 किलोमीटर की है, 970 किलोमीटर। महाराष्ट्र के कोस्टल लैंड की बात करें तो ये 720 किलोमीटर का है, और तमिलनाडु की बात करें तो ये 906.9 किलोमीटर है। तमिलनाडु का जो तट रेखा है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट रेखा, और महाराष्ट्र का जो तट रेखा है इसको हम लोग कोंकण तट रेखा के नाम से बुलाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भारत के टोटल समुद्री रेखा कितनी है। यदि हम लोग शामिल करते हैं यूनियन टेरेटरीज और राज्य सबको, तब ये टोटल निकल के आता है हमारा 7516.6 किलोमीटर का टोटल हमारा कोस्टल बाउंड्री है, यानी यूटी को मिला ले तब। और केवल यदि स्टेट की बात करें तो ये 5422.6 पड़ता है, और यूनियन टेरेटरी की बात करें तो उधर पड़ता है 2094 किलोमीटर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कह रहा है 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर के ये गठित किया गया था कैबिनेट मिशन। तो इनमें कौन कौन इसका सदस्य था और कौन नहीं था उसके बारे में इधर बताना है। देखिए 1946 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली हुआ करते थे। इटली ने 3 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भेजा कि ताकि इंडिया में वो लोग आके और संपूर्ण जो सत्ता है उसको हस्तांतरित करे भारत को, और शांतिपूर्ण तरीके से। इस कार्य के लिए उन्होंने 3 लोगों की एक टीम बनाई थी। उसमें कौन कौन शामिल था, तो पहला थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये उस समय ब्रिटेन के द्वारा भारत के सचिव नियुक्त किए गए थे। अगले थे एवी अलेक्जेंडर, ये उस समय नौसेना मंत्री हुआ करते थे। और सर स्टेफर्ड, ये विपस नहीं क्रिप्स होता है, ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनके बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। इन्होंने क्रिप्स मिशन लाया था, और यही है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। और लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। बाकी लोगों के बारे में आप जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उल्काएँ वे खगोलीय पिंड हैं जो, देखिए उल्का पिंड क्या है। अक्सर रात को आप छत पे यदि टहल रहे होंगे या सो रहे होंगे तो देखते हैं कि एक तारा के जैसा आकृति कुछ टूट के नीचे तरफ गिरते हुए दिखता है आपको, और आप लोग समझ बैठते हैं कि यह तारा टूट के गिर रहा है, उससे अपनी अपनी विशेष पूरी करने के लिए मांगते हैं
खैर ऐसा कुछ नहीं है, वो उल्का पिंड होते हैं। इनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेटियर, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं लोग, मेटियर। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है कि बालू को कणों के आकार के होते हैं। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ये सही है। और यही मेटियर्स जो हैं जब पृथ्वी पर इसके पूरे वायुमंडल को पार करके जलते नहीं है, यदि जलते हुए आके गिर जाते हैं पृथ्वी पर, बूझते नहीं हैं उधर, और पृथ्वी से आके गिर जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग मेटेओराइट। और यही एक मेटेओराइट आके महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में गिरा था, जिससे बना था लोनार झील। तो भारत में क्रेटर झील कौन सी है, लोनार झील, जो कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कब। देखिए ऐसी ही व्यवस्था आपको देखने को मिली होगी 2014 के चुनाव के समय। उस समय स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी और उन्होंने वो चुनाव हार गई थी 2014 वाले चुनाव में, लेकिन फिर भी वो HRD मिनिस्टर बनी थी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिसको आज नाम 2019 में चेंज करके शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, उसके वो मंत्री थी। तो यदि आप किसी भी प्रकार से चुनाव जीत के नहीं आते हैं, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा से, तो 6 महीने तक तो आप मंत्री रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आपको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि यदि लोकसभा से कोई इंसान जीत के नहीं आया तो हर 2 वर्षों में कहीं ना कहीं राज्यसभा का चुनाव होते ही रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसी तरह से स्मृति ईरानी को भी गुजरात से राज्यसभा का सदस्य नियुक्त करके, यानी कि चुन के, और फिर से मंत्री बना दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में और राज्य विधानसभा में जो आरक्षण का प्रावधान था, उसे 126वें संशोधन के तहत 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। लेकिन वहीं ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें ये प्रावधान है ही नहीं। वो कौन से राज्य हैं, तो केरल और तमिलनाडु, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कोई सीट आरक्षित नहीं है। बात करते हैं हम लोग केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, कर्नाटक बेंगलोर। और इन सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सत्य एवं सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यहाँ हाईकोर्ट्स के बारे में, कुछ बातें की गई हैं। तो कलकत्ता, मद्रास व बम्बई, ये तीनों हमारे ब्रिटिश समय के सबसे पुराने हाईकोर्ट्स हैं। इन तीनों का निर्माण 1862 में ही हुआ था, अलग अलग मंथ्स में हुआ था। उसमें सबसे पुराना हमारा कलकत्ता हाईकोर्ट होता है। ये सबसे पुराना है। कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार, इन तीनों का जुरिडिक्शन है। बात करते हैं लोग गुवाहाटी हाईकोर्ट की। तो चूँकि गुवाहाटी हाईकोर्ट है, इसमें असम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों का पूरा कार्य यही होता है। लेकिन मेघालय और सिक्किम का यहाँ पे कोई जुरिडिक्शन नहीं है। मेघालय सिक्किम नहीं है, यहाँ पे है किसका, तो नागालैंड और मिजोरम। नागालैंड और मिजोरम भी गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं मद्रास हाईकोर्ट की। तो मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु और पांडिचेरी का जुरिडिक्शन है। और बम्बई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र, गोवा और दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, इन सब का जुरिडिक्शन आता है। बात करते हैं एक एक करके हम इन लोगों के चीफ जस्टिस की। तो देखिए महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है दीपांकर दत्ता। क्या नाम है, दीपांकर दत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है टीबी राधाकृष्णन। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम टीबी राधाकृष्णन। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो उनका नाम है सुधांशु धुलिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम सुधांशु धुलिया। और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है संजीव बनर्जी। इन चारों का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों। देखिए बंगाल का शोक कहे जाने का अर्थ ये है कि ये नदी बंगाल में बहुत ही ज़्यादा त्रासदी लाती थी, बहुत ज़्यादा बर्बादी लाती थी, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं। वैसे तो दामोदर नदी जो है ये खनिज संपदा से काफ़ी भरपूर है।
इसकी जो घाटी है, दामोदर नदी की जो घाटी आसपास का जो क्षेत्र है वो खनिज संपदा यानी कोयला से तो काफ़ी भरपूर है, इसलिए इसको रूर प्रदेश भी कहते हैं, इसकी घाटी को रूर प्रदेश भी कहते हैं। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इस दामोदर नदी घाटी पर पहली परियोजना स्टार्ट की गई और ये परियोजना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। एक एक करके धीरे धीरे बहुत सारे बांध इस पर बनाए गए दामोदर नदी पे और धीरे धीरे ये जो बंगाल का शोक कही जाती थी, अब ये बंगाल का शोक इसके नाम के साथ टैग जो जुड़ा हुआ था यह अब हट गया है, क्योंकि अब यही नदी काफ़ी अच्छी तरीके से बहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बांध बन गए हैं और इन बांधों से बिजली बनाया जाता है, खेती के लिए पानी उपयोग किया जाता है, बहुत सारा काम होता है। देखिए इसमें बांध कौन कौन से एक एक करके मैं बताता हूँ। पहला हमारा तिलैया बांध, तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पे है। दूसरा हमारा कोनार बांध, और कोनार बांध कोनार नदी पे है। तीसरा मैथन बांध, और मैथन डैम जो है दोस्तों वो भी बराकर नदी पे है। चौथा हमारा हो गया पंचेत बांध, पंचेत बांध दामोदर नदी पे है। और इसके आगे दुर्गापुर और तेनूघाट बराज भी बनाए गए हैं। और इतने सारे बराज बनाने के बाद क्या हुआ कि इसका पानी अब एक स्थिर तरीके से बहता है, जिससे अब बाढ़ की समस्या ख़त्म हो गई और बंगाल के शोक का जो टैग लगा हुआ था अब वो केवल इतिहास की बात रह गई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के वन क्षेत्र में योगदान को सही अवरोही क्रम में चुनना है। देखिए अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर और आरोही का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये घटते क्रम में बताना है। तो घटते क्रम में दोस्तों हमें देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, खुला वन, सघन वन, कक्ष वनस्पति यानी मैंग्रोव वन। हम इनके क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं कि खुला वन, सघन वन क्षेत्रफल के मामले में कितने हैं। देखिए खुला वन जो है दोस्तों उसका क्षेत्रफल है 3.32 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, ये करोड़ हेक्टेयर है। तो खुला वन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है सघन वन की बारी। सघन वन जो हमारा है वो 54.6 लाख, ठीक है, 54.6 लाख है। और बात करते हैं मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन जो है वो 4.4 लाख हेक्टेयर है। ये करोड़ हेक्टेयर में है, ये लाख हेक्टेयर और ये लाख हेक्टेयर। तो सबसे ज़्यादा क्या है, खुला वन, उसके बाद सघन वन, उसके बाद मैंग्रोव वनस्पति। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इसमें हम एक बात और कर लें। देखिए भारत में टोटल वन क्षेत्र कितना है, इसके बारे में यदि बात करें भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, तो वो परसेंटेज में यदि देखेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है परसेंटेज में कितना है भाई, तो 24.56% ये टोटल भौगोलिक क्षेत्र का हमारा वन क्षेत्र है। लेकिन यदि वन की बात करें तो वन केवल 21.67% है। और वृक्षावरण यानी कि जो हम लोग पेड़ लगाते हैं उसको वृक्षावरण बोलते हैं। वन मतलब जो घने जंगल हैं, तो वृक्षावरण जो हमने किया है वो है 2.89%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से परसेंटेज किसका है वन का, किस राज्य में। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन कौन सा टूर्नामेंट जीतना आवश्यक है। देखिए टेनिस ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ये होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम्स। कौन कौन होते हैं, एक एक करके उनका नाम देखते हैं हम लोग। तो ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन, फ्रेंच और यूएस ओपन, ये 4 बैडमिंटन सीरीज होते हैं। जब कोई खिलाड़ी इन चारों सीरीज को जीत जाता है तो हम मानते हैं कि उसने ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। अब बात करते हैं कौन कौन सा गेम कब स्टार्ट हुआ। तो देखिए इसमें सबसे नया जो खेल स्टार्ट हुआ है वो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ये 1905 में स्टार्ट हुआ था। और बात करते हैं सबसे पुराना, तो सबसे पुराना हमारा विंबलडन है, वो 1877 में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच ओपन 1891 में स्टार्ट हुआ था और यूएस ओपन 1881 में स्टार्ट हुआ था। कभी मैं इस पर सेपरेट लेक्चर लूँगा और आपको इसमें सारा कुछ बताऊँगा कि कौन किस कोर्ट पे खेला जाता है, कौन कब स्टार्ट हुआ था, किसका कब ड्यूरेशन होता है खेलने का, इत्यादि इत्यादि। एक सेपरेट वीडियो मैं इसके लिए बनाऊँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। क्योंकि देखो आर्यों के द्वारा
व्यवहार में नहीं लाया जाने वाला दस्तकारी थी लोहारगिरी, जिसको ब्लैक स्मिथी बोलते हैं। ठीक है, बाकी सारा वो काम मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, ये सारा काम वो लोग करते थे, जिसमें बताने के लिए खास कुछ है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसको आत्मा, इसको हृदय, यानी कि संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा, इस अनुच्छेद 32 को बाबा भीमराव अंबेडकर ने बताया है। क्योंकि देखिए इसमें है क्या कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था यदि आपके मौलिक अधिकारों, सांविधिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों का यदि हनन करता है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। अनुच्छेद 32 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। या फिर यदि आप सुप्रीम कोर्ट से दूर हैं और मामला कुछ ऐसा है तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में भी पहुंच सकते हैं। और ये दोनों जो कोर्ट हैं वो रीट जारी करते हैं। और ये रीट कौन कौन से है तो उसको मैं बताते चलूँ। तो ये रीट होते हैं 5 तरह के। पहला होता है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा कर्सियरी और पांचवा होता है क्यू वारंटो। ये 5 तरह के रीट जारी कर सकते हैं। कभी मैं पॉलिटी की क्लास में इन पाँचों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगा, अभी आप लोग इसका नाम बस याद रखना। ये 5 रीट जारी कर सकता है कौन? या तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत या फिर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया है, ये आप लोगों को ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, इसके मैं कुछ नहीं करूँगा मैं, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक का नवोत्पाद था? न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में किस पंचवर्षीय योजना में बताया गया था? ये भी मैंने पिछली वीडियो में सारा कुछ बताया था, मैं बस इसमें आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में बात की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग वंदे मातरम योजना क्या है? देखिए, वंदे मातरम योजना सरकार के द्वारा लाई गई एक ऐसी योजना थी जिसमें मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए योजना आई थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस पर आप लोग ध्यान न देंगे। मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए लोक तथा निजी क्षेत्र में सहयोग की एक पहल थी, ये सरकार द्वारा लाई गई थी। इसमें क्या था प्रावधान कि आंगनबाड़ी अपने क्षेत्राधिकार में जितनी औरतें आ रही उनमें से 11 ऐसी औरतों को चुनेंगे जिसके पास पोषण की कमी है और वो पहली बार गर्भवती हो रही हैं। उन सबके अकाउंट में 11 हज़ार रुपये देने का प्रावधान वंदे मातरम योजना के तहत किया गया था, ताकि वे अपने गर्भ का पोषण अच्छे से कर सकें और जो शिशु जन्म ले वो काफ़ी हिस्ट पुष्ट और हेल्दी जन्म ले। इससे क्या होगा कि शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर दोनों में काफ़ी कमी आएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि विफल हो गई तो इससे क्या स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान दीजिएगा एक एक करके। यदि हमारी इकोनॉमी निकाली जाती है, जब साल में बजट पेश होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो हमने व्यय किया पूरे 1 साल में और जो हमारे पास राजस्व आया, मतलब जितना हमने इनकम किया और जितना आउटकम गया, इसके बीच में एक गैप बन गया। मतलब यहाँ पे हमें घाटा लग गया। अब इस घाटे की हम पूर्ति कैसे करेंगे? तो चलो भाई, हमारे पास तो RBI बैंक है, हम नोट छाप के बाज़ार में उतार देंगे, इससे ये घाटा भर जाएगा। लेकिन ये करना यदि विफल हो गया तो क्या होगा? देखिए, इससे भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी। वो स्थिति क्या कहलाएगी? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि बाज़ार में लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो मामूली सी चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं। इससे क्या होता है? बाज़ार में महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा होता है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन में क्या होता है दोस्तों कि मुद्रा कम रहती है लेकिन बाज़ार में वस्तुएं जो होती है वो अधिक हो जाती है, इसलिए उनका मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि मुद्रा अब हमारे पास कम हो गई और बाज़ार में वो जितनी वस्तु बन के आ रही थी, प्रोडक्शन जितना था उतना हो रहा है, तो बाज़ार में वस्तु ज़्यादा हो गई। अब बाज़ार के लोग यदि वस्तु को बेचेंगे नहीं
तो उनका मनी का रोटेशन कैसे होगा, उनका फ़ायदा कैसे होगा, उनकी इकोनॉमी कैसे जनरेट होगी। तो क्या होगा कि वो लोग पहले यदि किसी वस्तु पर 5 रुपये फ़ायदा कमाते थे तो अब 4 रुपया 3 रुपये फ़ायदा कमा कर ही उस वस्तु को बेचना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि वस्तु का मूल्य जो होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग मुद्रा अवमूल्यन की। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे किसी देश की निर्यात गतिविधि को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, विदेश से वस्तुएं खरीदना महंगा हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं विमुद्रीकरण की, वो तो आप लोगों ने 2016 में काफ़ी अच्छे तरीके से देखा होगा, नोटबंदी जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये नोटबंदी 2016 में पहली बार नहीं हुई थी दोस्तों, इसके पहले 1946 में 500 और 1000 और 10,000 के नोट चेंज किए गए थे। उस समय ब्रिटिश का सरकार था, कैबिनेट मिशन उसी समय आया था हमारे पास। दूसरा बार नोट चेंज किया था 1978 में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। उस समय विमुद्रीकरण किया गया था 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का। और 2005 में भी एक बार छोटा सा विमुद्रीकरण किया गया था, जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता होगा। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसमें 500 के नोट जो 2005 के पहले छपे थे उनको वापस लेने का प्रावधान बैंकों ने लगाया था। इस तरह से हम लोग आज का सीरीज ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, यदि आप इस वीडियो का क्विज़ देखना चाहते हैं कि आपने कितना पढ़ा और कितना याद किया, तो आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उससे ज़रूर जुड़िए और क्विज़ का आनंद उठाइए। धन्यवाद।